हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं एनटीपीसी 2025 के सीबीटी 1 का सॉल्व पेपर, जो कि 100 सवाल रहेगी। सीबीटी 1 का जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया वो सारे सवाल हम लोग सॉल्व करके बताएंगे। सेट प्रैक्टिस के रूप में पहला लेक्चर है। बहुत ही शानदार सवाल यहाँ से बनेगी। यहाँ से हम जो है आपका ये जो बुक है वह किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो सेट प्रैक्टिस एनटीपीसी के लिए निकाला गया है, वो सारे जो हम लोग ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रैक्टिस वर्क बुक के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सेट प्रैक्टिस 1 शुरुआत कर रहे हैं। टोटल 25 सेट प्रैक्टिस है, टोटल हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर है, जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे, फिर मैथमेटिक्स और जनरल रीजनिंग भी हम लोग इसी वीडियो में सारे देखेंगे। ठीक है, चलिए मॉडल सेट प्रैक्टिस का पहला सवाल हम लोग आते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे आज, अभी हम लोग लगभग 40 सवाल पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस से, जीके से। ठीक है, जनरल जीके जीएस से, तो एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। प्लीज़ जुड़े रहिएगा अंत तक। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि बादशाह नामा की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है, बादशाह नामा जो रचना की गई थी वह ऑप्शन नंबर बी अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल हमीद लाहौरी 17वीं शताब्दी में जो है एक यात्री और इतिहासकार के रूप में शाहजहां के दरबार में आए हुए थे। याद रखना है, शाहजहां के दरबार में आए हुए थे और उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह शाहजहां की शासनकाल को बादशाह नामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके द्वारा लिखा गया था? तो यार ना अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आते हैं। 100 सवाल टोटल सवाल लेके आया हूँ। 40 सवाल हम लोग पढ़ेंगे जनरल जीके जीएस और जनरल यानी जीके जीएस से। 30 सवाल हम लोग मैथ पढ़ेंगे, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ सारे बताए जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग का सवाल हम लोग 30 सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो टोटल 100 सवाल, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल सोल्व पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब किसी समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान हो तो क्या कहलाती है? तो याद रखना है, जब दोनों ओर यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर अगर उसके परमाणुओं की संख्या समान है तो उसे कहते हैं संतुलित समीकरण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संतुलित समीकरण कहा जाता है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। बीसी रॉय पुरस्कार जो है यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना है, चिकित्सक क्षेत्र से संबंधित है, मेडिसिन। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिकित्सक क्षेत्र से शुरुआत हुई थी। यह शुरुआत 1976 से हुई थी। याद रखना है, बीसी रॉय पुरस्कार से सम्मानित 1976 से शुरुआत हुई थी और चिकित्सक क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? यह क्या है? तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2, दामोदर घाटी की देखभाल करने वाली एक नगर निगम। ठीक है, यह एक नगर निगम है। तो ऑप्शन नंबर नगर निगम नगर निगम किसे होगा? नगर निगम यहाँ आ गया, ये गलत है। यह एक सांविधिक निकाय है, ये राइट आंसर तब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी घाटी कहाँ स्थित है? DVC। तो याद रखना, यह झारखंड क्षेत्र में स्थित है। 1948 में इसकी जो है एस्टेब्लिश्ड किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, याद रखना है 1948 में। और स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है इतने बड़े आपका कॉरपोरेशन था। ठीक है, याद रखना है, स्वतंत्र भारत का पहला नदी घाटी अधिनियम था। कब लाया गया था? तो 1948 में। किसके काल में? जवाहरलाल नेहरू के। किस क्षेत्र में है? तो याद रखना झारखंड में। और याद रखना यह DVC यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन इसका नाम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखना कोलकाता। याद रखना इसका हेडक्वार्टर कोलकाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो है वह कौन सा है? तो याद रखना, सर्वोच्च अगर देखा जाए तो परमवीर चक्र सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परमवीर चक्र जो है सर्वोच्च पुरस्कार है। यह जो है आपका पुरस्कार थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों में दिया जाता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना तीनों में यह दिया जाता है, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए यह पुरस्कार कब से शुरुआत हुई थी? ये याद रखना है। यह पुरस्कार जो है वह
मतलब शुरुआत हुई थी, मतलब आज़ादी के बाद से ही 1950 से ही यह शुरुआत हुई थी। अमेरिका से यह पुरस्कार मतलब उसकी अवधारणा से ही ली गई है। चलिए छठा नंबर सवाल आते हैं हम लोग। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साहित्य एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ। किससे संबंधित है? तो यह रखना है साहित्य और पत्रकारिता। साहित्य और पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार, याद रखना है। पुलित्जर पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र से संबंधित से दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1917 से। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO से लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको प्रदूषक क्यों कहा जाता है? तो याद रखना ये प्रदूषक यह किस लिए कहा जाता है? तो याद रखना यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। बिल्कुल यही ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है एक प्रदूषक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं 8वां नंबर। भारत के कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कच्छ का रण गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, तो याद रखना यह ज्वारीय मिट्टी का मैदान है इस क्षेत्र में, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ज्वारीय मिट्टी के मैदान के कारण। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर सवाल। वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देता है? वाणिज्यिक बैंक जो है किस क्षेत्र को ऋण देता है? तो याद रखना है सबसे पहले कृषि क्षेत्र के लिए दिया जाता है, लघु उद्योग के लिए दिया जाता है और कमजोर तबके के मतलब कारीगर को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। लेखा वर्ष वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई और जून ये दोनों जो है आपका लेखा वर्ष है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं 11 नंबर। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर रहती है उस समय स्थिति को क्या कहते हैं? ये बहुत ही शानदार सवाल है। पृथ्वी जो है वह सूर्य से सबसे दूरी स्थिति पर है, सबसे दूरी, उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो याद रखना उस स्थिति को एफेलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? तो याद रखना है एफेलियन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? जो हम लोग खाना बनाते हैं वह जो बायोगैस है वह किस गैस का मिश्रण है? तो देखा जाए तो यहाँ पर मीथेन, बायोगैस में मीथेन तो रहेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है 4 खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस का मिश्रण, सॉरी यहाँ ब्यूटेन दे दिया है, आइसो ब्यूटेन नहीं होगा, आइसो दे दिया नहीं तो ब्यूटेन और प्रोपेन भी हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है? बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ज़्यादा बार यह सवाल पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा बार। तो यह रखना मीरा कुमार जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम जो है आपका लोकसभा महिला अध्यक्ष बन चुकी थी। ठीक है, कब से कब तक? तो याद रखना इसका टाइम पीरियड था 2009 से 2014 तक प्रथम महिला अध्यक्ष रही थी। कौन? तो याद रखना है मीरा कुमार। किस मतलब संगठन से संबंधित है? तो याद रखना है कांग्रेस से। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं जो है भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना कौन सी हवाएं जो भारत के उत्तर पश्चिमी, मान के चलो ये मेरा भारत है, ठीक है, अब ये भारत जो है ये हवाएं भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य सागर है से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है। इसे ये नहीं, उत्तर पूर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर, लू या मैंग्रोव सरण? तो बिल्कुल यहाँ देखा जाए तो इसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं संविधान के निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो निर्वाचन आयोग बिल्कुल ये संविधान का एक उपबंध है। ठीक है, वित्त आयोग ये भी है, ठीक है, लोक सेवा आयोग ये भी है, लेकिन योजना आयोग ये नहीं है। ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक सांविधिक इकाई है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। महाबलीपुरम की स्थित 81वें शैल मंदिर
प्रसिद्ध नाम क्या है? 81वें शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो यार ना इसका प्रसिद्ध नाम है रथ। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रथ इसका प्रसिद्ध नाम है। किस क्षेत्र में है? तो याद रखना यह तमिलनाडु क्षेत्र में है, स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु क्षेत्र के कांचीपुरम, याद रखना कांचीपुरम क्षेत्र में यह जो है आपका पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को दिष्ट धारा यानी डीसी में बदलने की युक्ति किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखना एसी को डीसी में बदलते कौन है? तो याद रखना रेक्टिफायर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है रेक्टिफायर जो है वह आपका क्या करता है? तो याद रखना रेक्टिफायर आपका एसी को डीसी में बदलता है, रेक्टिफायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल। सवाल है कि बुरादे में ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? बहुत ही शानदार, फिजिक्स का बहुत ही शानदार सवाल है। तो याद रखना बुरादे में जो है, बुरादे में हवा का बर्फ नहीं बनता, गलत। बुरादा पानी का सोख लेते, यह गलत। बुरादा उष्मा का कुचालक है, बहुत ही शानदार राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बुरादा एक जो है उष्मा का कुचालक है, इसीलिए बुरादा से ढके हुए बर्फ जल्दी नहीं पिघलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 19 नंबर सवाल। भारत के वायुमंडल की पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन पाया जाता है? बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से संबंधित अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। तो यह रखना, यह ओजोन जो है वह समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन यानी O3 से डिनोट करते हैं, याद रखना है। यह लेयर कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना है समताप मंडल में पाया जाता है। यह ओजोन लेयर क्या करता है? तो याद रखना अल्ट्रा वायलेट रे जो आती है सूरज से, वही जो है आपका पृथ्वी को आने से बचाता है, रोकता है। ठीक है, तो कौन? समताप मंडल में स्थित ओजोन परत यही काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल आते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बहुत ही शानदार ज्योग्राफी का। तो यार रखना ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था? बहुत ही बड़ा सवाल है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। पहला भारतीय जो है अंतरिक्ष में जाने वाला कौन था? तो याद रखना 2 अप्रैल, डेट याद रखना है 2 अप्रैल 1984 को। कौन? तो याद रखना राकेश शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राकेश शर्मा 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के रूस सोयूज टी था। ठीक है, याद रखना सोयूज T11 यह था रॉकेट का नाम। ठीक है, और इसी के सहायता अंतरिक्ष पर पहला कदम, मतलब पहला जो जाने वाला भारतीय था उसका नाम था राकेश शर्मा। कब गए थे? 2 अप्रैल 1984 को। रॉकेट का नाम था सोयूज T11। और याद रखना इसके बाद कौन गए? तो याद रखना कल्पना चावला। ठीक है, कल्पना चावला इसके बाद ही गए हैं, भारतीय का गर्व महसूस। अगला सवाल 22 नंबर, ड्रैगनर सीड किसने लिखी है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना ड्रैगनर सीड जो है वह पर्ल एस बग के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं 23 नंबर, भारतीय वायुसेना का क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? क्षत्रिय सैनिक प्रशिक्षण स्कूल जो है वह आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का रूप नहीं है? तो यह रखना लिम्फोमा है, बिल्कुल, कार्सिनोमा है, साराकोमा है, लेकिन ग्लूकोमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोमा जो है कैंसर का कोई रूप नहीं है। चलिए अगला सवाल आते हैं, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत ही बड़ा सवाल, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह रखना मीनाक्षी मंदिर जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो तमिलनाडु के मदुरई में स्थित है। मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है, मदुरई वैगई मीनाक्षी याद रखना है, मदुरई में स्थित है। ठीक है, अच्छा इस मंदिर को ना और एक नाम से जाना जाता है, याद रखना है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है इसे, ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल आते हैं 26 नंबर,
सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 2 किधर है देखते हैं, हाँ नीचे है। सबसे पहले यहाँ पर बता दिया गया है कार्बनिक अम्ल, तो याद रखना कार्बनिक अम्ल जो है आपका सोडा वाटर से मिल जाएगा। चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, हाँ कार्बनिक अम्ल जो है आपका सोडा वाटर से मिल जाएगा, ठीक है, यह एक कार्बनिक अम्ल है। दूसरा बता रहा है लॉरिक अम्ल, यह जो है आपका किससे मिलेगा, लॉरिक अम्ल। अच्छा ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल मक्खन से जुड़ेगा, यह तीसरा मतलब मक्खन हो जाएगा ब्यूट्रिक अम्ल। उसके बाद इरूसिलिक अम्ल, इरूसिलिक जो है ना सरसों का तेल, हाँ ये तीसरा वाला हो जाएगा, पहला वाला सरसों का तेल इरूसिलिक अम्ल हो जाएगा। बचा कौन वाला, तो बचा कोकोनट मिल्क, अच्छा नारियल तेल, ठीक है। तो लॉरिक अम्ल जो है वह नारियल तेल होती है, नारियल का तेल नहीं, नारियल का दूध होती है, मिल्क मतलब दूध होती है, नारियल का दूध, ठीक है। कहाँ कहाँ मैच किया, सबसे पहले सोडा वाटर यानी 3, उसके बाद नारियल मिल्क यानी 4, उसके बाद हो गया मक्खन यानी 2, उसके बाद सरसों का तेल यानी 1। तो 3 4 2 1, कहाँ है 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर देखते हैं 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सवाल, एक आदर्श ईंधन किसको कहेंगे, एक आदर्श ईंधन किसको कहेंगे, तैयार ना, वह एक सस्ता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। कम प्रदूषण फैलाना चाहिए, ये भी सही है। उसमें उसका उच्च उष्मीय मान होनी चाहिए, उसमें मान जो है ना ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। उसी इतना गुण होनी चाहिए, उसके बाद ही हम किसी को आदर्श ईंधन मानेंगे। चलिए 28 नंबर सवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों को प्रशिक्षण देने वाली संस्था लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी कहाँ स्थित है, बहुत ही बड़ा सवाल है। तो याद रखना लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो है वह कहाँ स्थित है, तो याद रखना मसूरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थित है, तो याद रखना यह जो है आपका मसूरी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 1959 में, ठीक है 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, तो याद रखना लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी की स्थापना 1959 में हुई थी, याद रखना है। और कहाँ स्थित है, मसूरी में। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, स्वर्गवासी श्री के शंकर पिल्लई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो के शंकर पिल्लई जो है वह किससे संबंधित है, व्यंग चित्रकला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन जो है तबला वादक है, प्रसिद्ध तबला वादक कौन है, तो याद रखना प्रसिद्ध तबला वादक जो है यह कौन है, तो याद रखना प्रसिद्ध तबला वादक जो है आपका स्वपन कुमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध तबला वादक हो जाएगा आपका स्वपन कुमार। और एक नाम है बहुत ही प्रसिद्ध, क्योंकि हाल ही में अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं, ठीक है, उसका नाम था जाकिर हुसैन। ये भी एक तबला वादक थे, और यहाँ से सवाल डेफिनेटली बनेगी, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, जब एक बस अचानक चलना शुरू कर देती है तब जो है बस के अंदर बैठे यात्री पीछे की ओर धक्का लग जाता है, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाती है, तो याद रखना यह तो है पहला नियम को ही दर्शाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना काम करे, तो यही पहला नियम गति का नियम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 32 नंबर, दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहलाता है, तो याद रखना है दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 33 नंबर सवाल, ई समीक्षा यह योजना मॉनिटर करने की पद्धति है, किसने शुरू की थी ई समीक्षा, यह शुरुआत जो है वह भारतीय रेलवे ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रेलवे ई समीक्षा। अगला सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की संभावित आलोचना है, निजीकरण की संभावित आलोचना कौन सी है, तो यह रखना है निजी व्यवसायों में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप, ये तो है, ये नहीं है। बाजार में प्रतिस्पर्धा और नवीनता में कमी, ये भी नहीं है। हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए आवश्यक सेवाओं पर सीमित तक पहुंच, ये हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निजीकरण का आलोचना जो है यही है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान रखा था, किसने रखा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, 5 स्टार सवाल है। तो यार मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव दिया गया था, यह
किस समिति के आधार पर दी गई थी? तो यार है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर यह दिया गया था। अच्छा, मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग जानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। यह किस देश से लिया गया था? तो याद रखना है रूस की सहायता, रूस के संविधान से यह लिया गया है। याद रखना है रूस की संविधान से लिया गया। यह किस में है? तो याद रखना है भाग 4A में है। याद रखना है भाग 4 के ए में। और आर्टिकल्स कितना है? तो याद रखना आर्टिकल्स 51A है, ये भी याद रखना है। और यह कब लागू की गई थी? क्योंकि मूल संविधान में तो ये नहीं था, लेकिन 42 अमेंडमेंट जो है 1976 में यह इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना है कब? तो 42 अमेंडमेंट 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया था। इसमें टोटल कितना मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो यार ना टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 11वां जो जोड़ा गया था वह कब जोड़ा गया था? तो यह अपना 11वां जो है आपका 86 अमेंडमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में यह जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखना है 2002 में यह जोड़ा गया था। तो टोटल अभी कितना है हमें मौलिक कर्तव्य हमारे पास कितना है? तो यार है टोटल 11 स्थित है। ठीक है, तो यह रखना यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति राइट आंसर हो जाएगा। इसी के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में 51 क के अनुच्छेद भाग 4A में रसिया की सहायता से ली गई और 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया था, बाद में 1/11/2002 में। चलिए 36 नंबर, भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी क्या है? निर्जल गोदी भारत की सबसे बड़ी कौन सी है? तो यार ना मार्मुगांव। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गोवा में स्थित है। इसका नाम कि यह क्या है? तो यार ना यह एक बंदरगाह स्थित है। इसका नाम बंदरगाह, मतलब ये बंदरगाह है कहाँ स्थित है? याद रखना है गोवा में स्थित है। याद रखना है गोवा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्नलिखित में से कौन सा मंडल ने शुरुआत की थी? तो याद रखना यह जो है पश्चिमी रेल मंडल ने शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेल गाड़ी भारतीय रेल निम्नलिखित में से पश्चिमी जो है मंडल के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं, भारत में कौन सा राज्य अत्यधिक प्रति व्यक्ति दारू की खपत माना जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा अगर दारू पीने वाला कोई राज्य है प्रति व्यक्ति तो भारत का कौन सा राज्य है? तो यह अपना भारत का कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर केरल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग यहाँ है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जो शराब यानी अल्कोहल का इस्तेमाल होती है प्रति व्यक्ति के आधार पर वह खपत होती है किस जगह पे? तो याद रखना यह केरल में होती है। उसके बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 39 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस दिन जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यह रखना विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1970 में पहली बार मनाया गया। यह रखना 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, और जनरल अवेयरनेस का अंतिम सवाल 40 सवाल। एथेनॉइक अम्ल जो है सामान्यतः इसे क्या कहा जाता है? बहुत ही बड़ा सवाल है। तो यह रखना एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। इसका सूत्र होती है CH3COOH होती है। ठीक है, चलिए हम लोग जनरल अवेयरनेस जो है 40 सवाल खत्म कर लिए। अब आते हैं मैथ से जितने भी सवाल बनेगी वो सारे हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। समय थोड़ी लगेगी लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम होने में NTPC के एग्ज़ाम डेफिनेटली जनवरी के लास्ट या फरवरी में होने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम स्थिर बनाए रखिएगा, बहुत ही शानदार यहाँ से कंटेंट आपको मिलेगी। सबसे पहले बता रहा है कि एक कंटेनर ए में स्पिरिट और पानी का 80 लीटर मिश्रण है, 7 और 9 अनुपात में यह स्थित है। इस मिश्रण पर 20 लीटर मिश्रण 20 लीटर निकाल दिया गया, तो टोटल कितना हो गया? 60 हो गया, 60 बच गया। अब अगर 7 मन यानी स्पिरिट की मात्रा देखें तो 7 स्पिरिट की मात्रा निकालें
तो याद हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा 7 बटे टोटल 60 हो जाएगा, इंटू फिर स्पीड की मात्रा 7 बटे टोटल हो जाएगा 7 और 9 कितना हो गया 16, 7 और 9 16 हो गया, और ये आपका हो जाएगा टोटल मात्रा 60 है। ठीक है, 80 था लेकिन 20 अगर निकाल दिया जाए तो 60 हो जाता है। इसको काट छाट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 15 और 4 4 15 7 105। अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो लिखते जाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, हम फिर मिटाते जाएंगे। तो 105 बटे 4 हो जाएगा आपका स्पिरिट की मात्रा, ये स्पिरिट की मात्रा है। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग पानी की मात्रा। तो पानी की मात्रा फिर वैसे ही निकलेगी। पानी की मात्रा देखा जाए तो अनुपात में कितना था 9, तो 9 और नीचे हो जाएगा टोटल 16, और टोटल मात्रा कितना था 60। इसको काट छाट करेंगे। अच्छा, इसमें 20 लीटर फिर जोड़ दिया गया था ना, 20 लीटर इसमें मिला दिया गया था मिश्रण। तो इसको काट छाट करने के बाद आपका अगर फिर काटेंगे इसको, ये 4 ये 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 9 135 बटे 4, और इधर 4 को एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8 80, तो 135 और 80 215 बटे 4 हो जाएगा। मतलब ये हो गया आपका पानी की मात्रा। ठीक है, ये पानी की मात्रा हो गया। तो 104 105 बटे 4 और ये 215 बटे 4, ये हो गया आपका मतलब स्पिरिट की मात्रा और पानी की मात्रा। ठीक है, अब इसको काट छाट करेंगे तो ये हो गया आपका, ये 4 4 कट गया, और 105 को कितना बार में कटेगा, 5 बार में काटते हैं, 5 21 बार में, और ये 5 हो गया आपका 5 चौक 20 5 3 15 43 बार में। 21 और 43 हो गया आपका स्पिरिट की मात्रा हो गया। ठीक है, ये याद रखना 21 और 43। यहाँ से आप फिर मिटा देते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से आप छाप लिए होंगे। अगला हम लोग देखते हैं 21 और 43, यहाँ हम लोग आए थे 21 और 43 था मात्रा, यहाँ तक निकल चुका था। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि 32 लीटर मिश्रण जो है हमें टोटल रखना है। यहाँ देख रहे हैं ना, 32 लीटर जो है कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया गया। तो 32 लीटर टोटल अगर कर दिया तो यहाँ स्पिरिट की मात्रा कितना हो जाएगा, फिर 21 बटे टोटल हो जाएगा। टोटल कितना है यहाँ पर 3 और 1 4 ये 6 64 इंटू 32 की टोटल हो जाएगा 32 लीटर। तो इसको काट छाट करेंगे, तो इसको काट छाट करने के बाद कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, यानी 21 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, 21 बटे 2 हो जाएगा। अब पानी की मात्रा फिर निकालते हैं। तो पानी 43 बटे 64 इंटू टोटल हो जाएगा 32, तो 32 दूनी 64 यानी 43/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए, 43/2 हो गया। अब आरंभिक कंटेनर बी में जो है 20 लीटर फिर मिश्रण मिला दिया गया था। तो शुरुआत में कितना था 7.9 था। ठीक है, अब इसमें क्या किया है, स्पिरिट की मात्रा 20 लीटर और मिला दिया गया है। तो यार अपना स्पिरिट की मात्रा अगर 20 लीटर, यहाँ पर देखिए, हाँ स्पिरिट की ए जो है स्पिरिट की मात्रा में फिर में ए में कंटेनर ए में डाल दिया गया। तो फिर ए में अगर डाल दिया जाए तो 7 बटे टोटल हो जाएगा 16 इंटू 20, इसको भी भाग दे देते हैं, गुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 4 और 4 5, तो 5 7 35 बटे 4 हो जाएगा। एक हो जाएगा 35 बटे 4, और दूसरा 9 बटे फिर निकालेंगे 9 बटे 16 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 4 4 4 5 है, मतलब 5 9 45 बटे 4 हो जाएगा, 45 बटे 4। ठीक है, अब यहाँ पर निकला मेरा स्पिरिट का मात्रा ये, और ये निकला पानी की मात्रा। और पहले वाला कितना मिला था स्पिरिट की मात्रा 21 बटे 2, और ये मेरा पानी निकला था 43 बटे 2। अब दोनों को जोड़ देंगे, पानी स्पिरिट को जोड़ेंगे, पानी को जोड़ेंगे, बस फिर अगला हम लोग देखते हैं। तो पानी स्पिरिट को जोड़ेंगे, कितना निकला था 21 बटे 2 प्लस 35 बटे 4, ये स्पिरिट की मात्रा थी। उसके बाद 43 बटे 2 प्लस 45 बटे 4। ठीक है, अब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये 4 21 दूनी 42 और 35, तो 5 2 7 हो गया, और 4 और 3 7 हो गया, 77 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इधर निकालते हैं, 4 दूनी ये एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम 4 होगा, 2 का पड़ा 4 2 बार में, तो 43 दूनी 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 86 और 5 कितना हो जाएगा 86 और 45 6 5 11 1 और इधर 4 12 131, तो ये जीरो कट गया, मतलब 4 4 कट गया। तो बचा कितना स्पिरिट की मात्रा ये है, और ये आपका पानी की मात्रा। अब वहाँ पूछ रहा है लास्ट में पानी और स्पिरिट की मात्रा ज्ञात करें, तो पानी वाला इधर लिखेंगे मतलब 131, और स्पिरिट वाला लास्ट में लिखेंगे मतलब 77। ठीक है,
तो 131 और 77 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए सवाल बहुत ही बड़ा था और हम लोग एकदम इजी तरीके से पढ़ लिए। समय लगेगी क्योंकि समय मैथ और रीजनिंग में ही लगता है, जीके जीएस में समय नहीं लगेगी, ठीक है। तो जीके जीएस में जो भी सवाल हम लोग जो रैपिड फायर स्पीड में ख़त्म करेंगे वहाँ का समय आपको यहाँ इनपुट कर देना है और यहाँ पर उसी को इन्वेस्ट करके आपको बनाना है, ठीक है। चलिए इसी तरह आगे 30 सवाल टोटल मैथ है, 30 सवाल रीजनिंग है, सारे हम लोग इसी तरह कंटेंट के साथ पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। सवाल बहुत ही शानदार सवाल लेके आया हूँ। एक नाव जो है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। अब यहाँ बोल रहा है कि धारा की दिशा जो है ना 4.5 है। धारा की दिशा आपका 4.5 घंटे में यह जो है आपका दूसरी दिशा जो है 30 किलोमीटर जाती है। अच्छा 30 किलोमीटर टोटल जाती है। टोटल दूरी जो है 30 किलोमीटर है तो ऊपर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल इजिकल टू समय। समय 4.5 है तो 4.5 को 9/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है 9/2। अब यहाँ पर दूरी बटे चाल, चाल कितना है तो एक चाल मेरा है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा यह शांत नाव की चाल है तो 15, और धारा की चाल क्या है नहीं पता, फिर 15 और धारा की चाल विपरीत दिशा में तो माइनस करेंगे, धारा की चाल नहीं पता, धारा की चाल वही हो जाएगी जो दोनों तरफ से है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर x का मान बैठाएंगे तो तुरंत बन जाएगा, नहीं तो आप जो है आप लॉन्ग विधि टर्म से ही बना सकते हैं। अगर मान के चलो 10 बैठाते हैं 10 तो ये हो जाएगा आपका 10 और 15 25, मतलब 30/25 हो जाएगा, यानी 30 और 25 यह 3/2 हो जाएगा और फिर इधर हो जाएगा 3/2, मतलब 3/2 और 3 बटे नहीं आपका 6/5 हो जाएगा और 3/2 दोनों को जोड़ेंगे तो 9/5 नहीं आएगा। तो डेफिनेटली अगर कटेबल है तो 5 ही एक कटेबल है, इसी को डायरेक्ट रख देते हैं 3, तो 3 रख देते हैं, 30 प्लस 15 और यहाँ 5 रखेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ 30, 15 में 5 गया तो यहाँ 10 लिख देंगे, ये जीरो कट गया, ये जीरो, मतलब 3/2 और 3/1 को जोड़ेंगे तो नीचे एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 3 प्लस 1 2 तो 2 3 6, मतलब 6 और 3 9/2 बिल्कुल आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ऐसे ही सवाल याद रखना है जो है आपको इनपुट में जो दिया गया है मतलब ऑप्शन, वही ऑप्शन के आधार पर आप रख सकते हैं, तुरंत बन जाएगा। यदि वृत्त की एक जीवा को 20.5 सेंटीमीटर दी गई है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या जो है आपका क्या होनी चाहिए, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो आपका अगर त्रिज्या है तो जीवा का आधा हो जाएगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है सबसे बड़ी जीवा ही होगी, तो 20.5/2 तो इसका हो जाएगा 10.25 हो जाएगा, ठीक है 10.25 होगा। अब अन्य जीवा व्यास से छोटी होती है, फिक्स है। अन्य जीवा मतलब यहाँ मुख्य जीवा का भी जिक्र नहीं किया है, तो यहाँ जो है आपका छोटा जीवा ही जिक्र किया है, तो फिक्स है यह 10 से मेरा त्रिज्या ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा होगा यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन या बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्षों के लिए 2100 रुपये की निवेश की गई प्राप्त ब्याज की राशि क्या हो जाएगा। तो ब्याज की राशि हमें ढूंढना है। सबसे पहले हमें बता रहा है कि 2100 रुपये निवेश किए प्राप्त जो है आपका कितना हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R यानी 10/100 और इंटू टी कितना है मैं याद रखना है 200। तो फिर हो गया आपका 2100 इंटू 1 0 कट गया, 100 एकम 100 और 1 11/10 इंटू 11/10, ये 2 को 0 कट गया, ये 2 0 कट गया, 11 गुना 11 121 गुना ये 21 हो जाएगा, 21 से कम 21 बाद में 2, 21 दूनी 42 43 44 हाथ में 4, 21 से कम 21 और 4 25 हो गया, तो 25 से 41 होएगा, लेकिन यहाँ ब्याज पूछ रहा है तो फिर घटा देंगे 2100 से तो कितना हो जाएगा, यह ना 441। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं मिताली और जूलन ने क्रमशः 336 और 231 रुपये के कारोबार में निवेश किया, ठीक है। मिताली ने और जूलन ने ये 336 रुपये एक कारोबार में शुरू किया, जूलन ने 231 रुपये शुरुआत किया। टोटल जो है 12 महीने चला,
ठीक है। टोटल 12 महीने चलने के बाद मिताली ने कुछ महीने बाद अपने पैसे वापस ले लिया। अगर ये कितना दिन चलाया नहीं पता, कितना महीना, लेकिन 12 महीना ये झूलन टोटल चलाया है। अब दोनों का जो अनुपात रेशियो था उसका लाभ का अनुपात 2:3 था। तो इसको काट छाट करते हैं। इसको अगर काटेंगे ये भी अनुपात में रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 336x बटे 231 इंटू 12 इजिकल टू, इसका लाभ कितना था फर्स्ट वाला 2, दूसरा वाला लाभ दूसरा वाला का था तो 3। ये अब 2 से इसको काटेंगे, 2 से तो 2 16 दूनी 32 और ये एक बार में 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3 4 12, ये 4 बार में कट गया, ये 4 कटेगा इधर, 4 4 16 और 4 दूनी 8, 42 बार में कट गया, ठीक है। यानी कितना हुआ 42x और ये हो गया टोटल कट गया तो 231 उधर चल जाएगा बराबर 231। तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 231 बटे 42, ठीक है। 21 बार में काटते हैं, 21 से कम 21 हो गया और 2 बचा, फिर एक 21, 21 से कम 21 यानी ऊपर में 11 और 21 दूनी 42 हो गया, मतलब 11/2 हो गया। कितना हो गया 5.5, 5.5 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, तो बिल्कुल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 5.5। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ये बहुत ही बड़ा सवाल, शानदार सवाल है। बॉडमस के सवाल जो है डेफिनेटली यहाँ से बनेगी, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग हल करेंगे क्योंकि सबसे छोटा जो ब्रैकेट है वही है। तो 36 आप लिखते जाइएगा क्योंकि हम मिटाते भी जाएंगे, समय मतलब सवाल बहुत बड़ा है। 36/45 और यहाँ भागा है तो भागा को और गुना में बदल दें तो 25 ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये डेफिनेटली याद रखना है, ठीक है। ये 5 5 25, 5 9 45, 9 चौक 36, 4 छक 24, मतलब 1/6 आया, सॉरी 5/6 आया। तो 5/6 आया तो 5/6 को फिर 1/6 से गुना करेंगे, यहाँ 1/6 है ना, तो 1/6 से गुना करेंगे तो ये 6 6 36, मतलब ऊपर में 5/36 हो गया। कहाँ पर ये दो, इस टोटल में 5/36 हो गया। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। इसको हल करेंगे तो फिर वहाँ वही हल 14/15, ये भागा गुना में बदल देंगे तो 45 ऊपर चल जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आधा हो गया 7, ये आधा हो गया 12, ये हो गया 5 3 बार में, 5 9 बार में, 3 तिया 3 4, मतलब 7/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। और फिर गुना करना है 12/21 से, तो 4 तिया 7 तिया 21/21, 21 कट गया, सिर्फ 1 बचा, यानी इधर हो गया आपका -1, यहाँ माइनस है याद रखना, यहाँ पर माइनस है तो -1 हो गया, 5/36 -1 हो गया। चलिए अब यहाँ तक मिटा देते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ मेरा निकला शुरुआत में कितना है 1/8 प्लस ये 5 -36 बटे -1 यही था, और फिर लास्ट में कितना है मेरा, तो जरा लास्ट में मेरा है 27/36 है, तो इसको काटेंगे ना, 9 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4/3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को अब हम लोग हल करेंगे, तो ये पहले इसी को हल कर लेते हैं। तो 36 एकम 36 और 5 घट जाएगा तो मतलब 31/36 हो जाएगा, 31/36। तो फिर से लिखते हैं 1/8 माइनस 31/36 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +3/4। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा 72 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, माइनस 36 दूनी तो 31 दूनी 62 हो जाएगा, प्लस 4 से कितना बार में कटेगा, 4 18 चौक 72, हाँ तो 18 तिया 54 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 चौक 36, 9 5 9 7 63 माइनस 61 कितना हो जाएगा 1, और नीचे है 72, यानी 72 1/72 राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एनटीपीसी के सवाल जो है थोड़ी टफ रहती है, इजी नहीं समझना है, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे यहाँ से कंटेंट मिलेगी। प्रैक्टिस बहुत ही बड़ा आपका मतलब हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में, ठीक है। तो प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहिएगा और सारे जो है हम सॉल्व करते रहेंगे, प्लीज़ जुड़ रहिएगा। समय थोड़ी लगेगी, समय तो लगेगा, इतना जहन में याद रखना है। अगला सवाल 47 नंबर, व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है जबकि व्यक्ति बी वही काम को, देखिए एक सवाल ये भी आता है कि अगर आप यहाँ ट्रिक्स खोजिएगा तो ऐसे ऐसे सवाल बॉडमस में ट्रिक्स नहीं मिलेगा। सोचिए
ट्रिक्स से इसे किसी भी हाल में नहीं, ये आपको हल करना ही पड़ेगा। जहाँ जहाँ ट्रिक्स यूज़ होगा वहाँ हम डेफिनेटली बताएंगे। तो व्यक्ति एक जो है 90 मिनट में किसी कार्य को करता है, बी जो है 54 मिनट में, दोनों एक साथ मिलकर काम करेगी। देखिए ये तो बहुत ईजी सवाल है। तो दोनों एक साथ मिलकर अगर काम करेगी तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए जो है आपका 90 दिन में करता है, बी जो है आपका 54 दिन में काम कर रहा है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया 270। तो 9 तिया 27 और 54 5 है, तो 5 3 8, 208 बटे 270, यानी 270 बटे 8 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे आधा 4, इसको काटेंगे 135, तो यह रखना है 135 बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 135 बटे 4, 4 सीट का रही है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बच गया ऊपर में 4, तो 4 इसको अगर घंटा बदलेंगे तो 60 से, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। तो 33 मिनट 45 सेकंड। ठीक है, 33 मिनट 45 सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर है। जो आसान सवाल है वो इजी बनेगा, ठीक है, और जो थोड़ी टफ है वो समय लगेगा, इतना याद रखना। ठीक है, जहन में ये हमेशा याद रखना है, कहीं दूसरी जगह सवाल एकदम अंत तक बने रहिएगा। रीजनिंग का बहुत शानदार शानदार सवाल लेके आया। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल में कोई ट्रिक्स नहीं है, क्योंकि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा, वो भी सूत्र के आधार पे। तो यहाँ कोई भी ट्रिक आपको काम नहीं करेगा। अगर आप ट्रिक भी खोज भी लिए तो हर जगह लागू नहीं होगा, ये डेफिनेटली याद रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पर 3 को भुजा है। अब 3 भुजा में एक भुजा दे दिया x माइनस 3y, ठीक है, इजकल टू 0। इसके बाद दूसरा दे दिया x प्लस वाई इजिकल टू 4, और तीसरा दे दिया x प्लस ये x माइनस वाई है, दूसरा वाला x माइनस वाई, x प्लस 4 इजिकल टू 4। ठीक है, ऐसे दे दिया। तो याद रखना है यहाँ से हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे कौन जो है यहाँ निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे, ये वाला। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी, लेकिन समय लगेगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 माइनस वाई, 3y माइनस, सॉरी क्या है, x माइनस 3y इजिकल टू 0। फिर वहीं दूसरा जगह दे दिया x माइनस वाई इजिकल टू 4 दिया है ना, ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। अब इसको काटेंगे तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है। अब ये कट जाएगा तो ये बचा माइनस प्लस माइनस 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 2y इजिकल टू माइनस 4। ठीक है, यही बचा, ये माइनस माइनस कट गया, 2 दूनी 4, मतलब y इजकल टू 4 निकला। तो ये y इजकल टू 2 निकला। तो ये अगर y इजकल टू 2 निकला तो डेफिनेटली x इजकल टू 6 ही निकलेगा, क्योंकि 6 यहाँ रखेंगे तब ना, 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो एगो निकला कितना, तो एगो निकला मेरा x इजकल टू 6, y इजकल टू 2। एगो कोण का मेरा त्रिभुज का एक कोण का मान निकल गया 6 और 2। चलिए दूसरा हम लोग निकालते हैं, ऐसे ही दूसरा भी निकालेंगे। दूसरा मेरा जब भी निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा। फिर x माइनस वाई को x प्लस 4 इससे ले लेना है, और फिर तीसरा वाला जो है x प्लस वाई प्लस इजकल टू 4 और x माइनस 3y इजकल टू 0 से भाग देके हम लोग निकालेंगे। तो टोटल जो है एक त्रिभुज का निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो टोटल एगो हम लोग अभी निकाल लेते हैं, 6 और 2 निकला। दूसरा वाला ऐसे ही निकालेंगे तो 4 और 0 निकलेगा, और तीसरा वाला ऐसे ही निकालेंगे तो 3 और 1 निकलेगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैंने एक बता दिया है, बाकी सब आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होती है, इसका फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, इसका फॉर्मूला होती है 1/2, ये हम लोग पढ़े x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही होता है फॉर्मूला। तो इसको मानेंगे x1, 6 को मानेंगे x1, y को मानेंगे y1, ठीक है, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, इसको x3 y3। अब हर जगह यही पुट कर देना इसको, और इसी को हल कर देना। ठीक है, आंसर हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 है, सॉरी 18√3 है, तो त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात करना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ईजी सवाल भी है। तो त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यही होती है भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा स्क्वायर नहीं पता, यानी ए स्क्वायर बराबर नहीं पता, लेकिन टोटल का मान दे दिया 18√3। तो ये √3 कट जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो गुना में चल जाएगा, तो 18 चौक कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा।
तो a अंडर रूट 72 हो जाएगा, a इजकल टू अंडर रूट 72, तो इसको तोड़ेंगे तो 6 36 दूनी 72, 6√2 हो जाएगा एक भुजा का मान। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 50 नंबर सवाल। आधा सवाल खत्म हो गया, ठीक है। एक्स वाई जेड में वाई समकोण है और m ग्रेटर देन लेस देन x बराबर 60 है, तो कोट जेड प्लस 2 का मान ज्ञात करें। ये भी इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। सबसे पहले अगर कोई त्रिभुज है, ये 60 मान दिया, ये 30 मान दिया, अंदर से लिया है ना, तो ये तो डेफिनेटली है कोई आपका समकोण हो गया, क्योंकि समकोण का जिक्र कर रहा है। अब यहाँ पर हमें हल करना है, तो कॉट जेड प्लस 2 इज इक्वल टू, जेड को कितना माने हैं 30, तो कॉट 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा, कॉट 30 का मान कितना होता है √3 प्लस 2, तो √3 प्लस 2 हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा, √3 प्लस 2। नेक्स्ट आते हैं 5 घंटे एक साथ बजना शुरू किया, 6 7 8 9 12 सेकेंड के अंतराल, कितने सेकंड के बाद फिर एक साथ बजेंगी, कितने सेकंड, तो सबको एलसीएम ले लो, 6 7 8 9 और 12, सबका एलसीएम लेते हैं। सबका एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले 2 से ही काटते हैं, 2 तिया 6, 7 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, 9 भी नहीं कटेगा, और 2 छौक 12, फिर काटे हैं 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 7 नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, फिर किससे काटें 2 से ही काटते हैं, 7 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 3 कट गया, अब किसी से नहीं कटेगा, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 7 84, 84 और इधर 3 दूनी 6 हो गया, तो 84 और 6, 6 चौक 24, 2 बचा, 8 चौक 48, 49 50, मतलब 504 राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 504। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला सवाल, शानदार सवाल, ठीक है। ये सवाल हमें हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 156.25, अगर पॉइंट हटाएंगे तो मतलब 0 2 0, तो इतना हो जाएगा 15,625, किसका स्क्वायर है, ये है 125 का स्क्वायर है, और ये 100 10 का स्क्वायर है, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12.5, एक जगह हो गया 12.5, ठीक है। दूसरा है पॉइंट 81 और पॉइंट के बाद 4 को 0, तो 4 को 0, 4 को अच्छा तो 4 को 0, 81 किसका है 9 का, और ये हो गया 10 100 का, तो फिर पॉइंट बैठाएंगे 2 के बाद, तो यहाँ हो जाएगा ऐसे ही, तो पॉइंट ये हो जाएगा पॉइंट 0.09 हो जाएगा, ठीक है 0.09। अगला बता रहा 361 यानी 361 अगर लिखेंगे तो नीचे हो गया आपका पॉइंट के बाद 4 को 0, 1 2 3 4, 4 को 0 हो गया। अब 4 को 0 जैसे ही हो गया तो ये किसका स्क्वायर है, ये रखना, ये 19 का स्क्वायर है, और नीचे 100, तो पॉइंट एक के बाद बैठ जाएगा, पॉइंट के बाद 19 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 9, कितना हो जाएगा टोटल जोड़ेंगे तो लगभग 12.4 हो जाएगा, तो 12.4 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में, दोनों एक साथ करता है, 20 + 30, एलसीएम लेंगे 60, 2 तिया 3 दूनी, मतलब 5/60, 12 × 5 = 60, 1/12 यानी 12 हो गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ए बी सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाता है, जबकि ए और सी जो है 94 रुपया, बी और सी जो है 76 रुपया, तो सी की कमाई क्या है, तो सी की कमाई क्या हो जाएगी, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब सी की कमाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना कमा रहा है, टोटल मेरा कमा रहा है आपका 150, ठीक है, टोटल मेरा 150 कमा रहा है। अब ए और सी मिलकर कमा रहा था 94 रुपया, बी और सी मिलकर कमा रहा था 76 रुपया, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 6 4 10, 9 और 7 16 1 17, 170, और ये टोटल वाला घटा देंगे, कितना हो जाएगा 20, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 20 रुपया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये बहुलक ये बहुत ही ज़्यादा सवाल, बेसिक सवाल है, एनसीईआरटी का बेस्ड। सबसे पहले हमें बता रहा है कि बारंबारता के समुच्चय का बहुलक जो है 48.5 दे दिया है बहुलक का मान। अब बहुलक वर्ग निम्न सीमा जो है 46.5 है, बहुलक वर्ग की बारंबारता 34 है, बहुलक वर्ग में ठीक पहले वाले अंतराल 32 है, तो अनुवर्ती में अंतराल जो है 25 दे दिया गया, बहुलक की चौड़ाई ज्ञात करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। फिर हम लोग बैठाएंगे, सबसे पहले हम लोग बैठाएंगे f0 का मान कितना दे दिया 32 दिया यहाँ, उसके बाद दे दिया आपका f1 कितना दे दिया उससे पहले वाला, तो यह अपना 34 मान दे दिया। उसके बाद बैठाएंगे f2
इसका मान कितना दे दिया यार ने, उसका मान 25 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ निम्न बारंबारता कितना दे दिया, 46.5 दे दिया, 46.5 यानी L बराबर हो गया 46.5। ठीक है, अब सूत्र पर हमें डिनोट करते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। और मेरे इसका किसका फॉर्मूला है, बहुलक का, तो बहुलक का मान दे दिया 48.5। तो 48.5 यहाँ बैठाएंगे, एल का मान मेरा निकला हुआ था कितना 46.5 प्लस, ठीक है, तो F1 कितना था 34 माइनस F0 32 था, 34 32 मतलब 2। उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा आपका 34 गुना 2, ये हो जाएगा, तो 34 दूनी गुना 2 68 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 32, F0 32 मान है, F2 का मान 25 है, तो माइनस माइनस प्लस ये दोनों को जोड़ेगा 57 हो जाएगा। ठीक है, तो 68 माइनस 57 हो जाएगा, इंटू एच नहीं पता, यही निकालना है हमें। ये 46.5 इधर ले आएंगे तो माइनस घट जाएगा, तो 48 में 46 घटा तो 2 बचेगा, इजिकल टू 2 बटे 68 में 57 गया तो लगभग 11 और इंटू एच हो जाएगा। ये एच, ये 2 कर जाएगा, एच इधर चल जाएगा 11, तो एच इजिकल टू 11 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। 750 रुपये अंकित मूल्य एक रेडियो सेट जो है वह 570 में बेच रहा है, तो छूट क्या था। अगर 750 रुपये था उसका दाम, कितना छूट लगाएंगे कि उसका दाम हो जाएगा 570, ये तो बैठाना है। ठीक है, चलिए 1 0 1 0 कट गया, ये 25 दिया, ये 25 नहीं, ये 25, अच्छा चलिए 0 को नहीं काटते हैं। ठीक है, 0 को नहीं काटते हैं, अच्छा फिर से बनाते हैं। 750 में कितना छूट दिए, कितना प्रतिशत, कि उसका दाम हो जाएगा 570, ये 570 हो जाएगा। ये 25 0 भी नहीं काटें, 25 दिया 75, 25 चौक 100 मतलब 30/4, तो ये 570 जो है ये 4 ऊपर चल जाएगा गुना में, ये गुना में है मतलब भागा में आ जाएगा। ठीक है, अब 3 से इसको काटते हैं, तो 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3, 3 9 27 19 190 हो जाएगा। तो 19 चौक कितना हो जाएगा 190 और गुना 4, तो 4 0 0 4 9 36 3 4 एकम 4 5 7 760। ना किसे बनाइए, चलिए सॉरी फिर से बनाते हैं। क्या हो गया 750, अच्छा कहीं गलती मिस्टेक किए थे हम। 750 में कितना प्रतिशत छूट दें कि मेरा दाम हो जाएगा 570, यही हो जाएगा। ठीक है, अब 570 जो है आपका, अच्छा 570 सेट यदि 570 में बेचा जाता तो दी गई छूट की दर क्या थी। अच्छा 570 में बेचा जाता तो क्या छूट की दर होती, तो छूट की दर यहाँ पर क्या होती, तो 570 इजिकल टू नहीं होगा, इसको 750 से 570 घटाने के बाद ही होगा, तो 570 नहीं होगा, इजिकल टू हो जाएगा 750 माइनस 570 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 लगभग, इजिकल टू ये हो गया 750 इंटू एक्स बटे 100। ये आपका अब घटेगा 1 0 1 0 कट गया, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 3 6 18, ये हो गया 6 6 24, अच्छा 24%, आसान था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपये आता है, मतलब 20% छूट यानी 80% बराबर 64, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 64 गुना 100 बटे 80, 1 0 1 0 8 8 64 8 8 0 80, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 10,000 रुपये 20% वार्षिक दर से 4641 रुपये ब्याज लेती है, अगर वार्षिक अर्धवार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करना। ठीक है, नहीं मूलधन के आधार पर निवेश जो है कितना टाइम पे लगाया गया तो वो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी सवाल है। सबसे पहले बता रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपका 4,641 रुपया हो जाएगा, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14,641 हो जाएगा, इजिकल टू पी इंटू 1 + R, मतलब 20 20
अर्धवार्षिक बता रहा है तो अर्धवार्षिक में जो रेट दिया है ना उसको 2 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। 20 है तो 10 हो जाएगा ना, तो 10 और 10% मानिए नहीं 10 से कम 10, 11/10 हो जाएगा। और यही कितना बार लिखा गया नहीं पता, यानी अगर अर्धवार्षिक है तो टाइम को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हो गया 14,641 और ये 10,000 इधर नीचे आ जाएगा। ये किसका स्क्वायर है तो याद रखना ये जो है ना आपका 11 का 4 है, 11 का पावर 4 और ये 10 का 4 है, ये दोनों का 4 हो जाएगा इजिकल टू ये जो है 11 का पावर 10, ये ऊपर में 2t हो जाएगा। ये बेस सेम है, बेस बेस कट गया, मतलब 4 इजिकल टू 2t, तो t इजिकल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 साल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 साल। नेक्स्ट आते हैं, एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है, 9 में से एक महिला कामगार है, महिलाओं कामगारों की संख्या अगर 129 है तो प्रति 9 तो मतलब 125 को 9 से गुना कर दो, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 9 5 45, 4 9 2 18 और 2 22, हाथ में 2 9 1 10 11 1125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, तो बच्चे की आयु कितनी है। सबसे पहले बता रहा है कि 2 वर्ष पूर्व जो है 8 सदस्यों की एक परिवार की औसत आयु 18 साल, यानी 8 और आपका जोड़ेंगे 18, 9 यहाँ 8 सदस्य और 2 वर्ष पूर्व, और आज क्या हो गया एक बच्चा जन्म ले लिया यानी 9 सदस्य टोटल हो गया, और उसको 18 से गुना कर देंगे, 18 वर्ष था तो टोटल हो जाएगा 8 9 72, 8 9 9 14 7, कितना हो गया 16, तो 162 हो जाएगा, 162 हो गया। अब 8 सदस्यों की वर्तमान आयु याद करना है, 8 सदस्यों की, तो सबसे पहले क्या करना है 8 सदस्यों की वर्तमान आयु, टोटल औसत एवरेज था 18 और उस टाइम 2 साल पहले कितना उम्र कितना लोग था 8 साल। अब जो है 2 साल बाद, 2 साल बाद मानी 2 जुट जाएगा और फिर कितना उम्र मतलब लोग था 2, तो इसको जोड़ेंगे तो 18 गुना 8 144 हो जाएगा, प्लस 8 दूनी 16, इसको जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। पहले जो बाद वर्तमान में ढूंढे थे वो कितना था 162, अब कितना आया था तो यह रखना है, अब आया था 160, तो कितना अंतर है 2 साल, तो बच्चे की उम्र जो है ना 2 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 9 पूर्णांकों का औसत जो है 11 आता है, 9 पूर्णांकों का औसत जो है 11 आता है, परंतु बाद में यहाँ पता चला कि 23 की जगह ना 32 लिख दिया गया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे 9 को 11 से गुना करेंगे तो 11 9 99 हो गया। अब 23 हमको लिख दिए थे लेकिन 32 लिखना था, मतलब कितना कम लिखे थे, तो इधर हो गया 23, उधर 7 7 8 9 कम, 9 हम कम लिखे थे तो यह रखना 9 इसमें कम कर देंगे, मतलब 9 ज़्यादा लिखे थे तो 9 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 90। और टोटल जो है आपका कितना व्यक्ति था तो यह रखना टोटल मेरा कितना था, तो यह रखना है आपका 9 व्यक्ति, 9 पूर्णांक था तो 9 एकम 9 मतलब 10 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति को 160 रुपये की 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई, 96 रुपये के कितने बॉल बेचे जाने पे 20% का लाभ होगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल, शानदार सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है कि 90 बॉलों का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 90 बॉलों का क्रय मूल्य बराबर क्या होगी, तो यह रखना है 100/80 इंटू 160 रुपया, तो ये हो गया आपका 20% की हानि के आधार पर, है ना, 20% हानि यानी 80 और बटे 100, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे भी, यहाँ पर कितना हो गया 160 रुपये में 90 बॉल बेचकर 80/100 यानी 20% की हानि हो रही है तो 90 हो जाएगा, तो ये 90 इंटू 100/80 यही तो लिखे थे। ठीक है, अब इसको काट छाट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 कट गया, ये हो गया आपका आधा 4, ये आधा हो गया 5, नहीं ये 160 रुपया था, 160 यहाँ होगा, ठीक है, सॉरी 100/80 इंटू 160 हो जाएगा टोटल रुपया में, और 20% की हानि के आधार पर, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा यानी 200। पहला वाला मेरा निकला 200 में बेचना था, ठीक है, 200 में बेचने से हमें सही निकल जाता, लेकिन 160 में बेच दिए तो 20% की हानि हो गई,
200 में बेचना था तो हमें क्रय मूल्य सही दाम मिल जाता। अब यहाँ बात कर रहा है कि 220% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ कमाना यानी 200 में 20% लाभ, तो 200 इंटू 20% यानी 120/100, तो 2 को 0, 2 को 0, 12 दूनी 24, मतलब 240 में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा डेफिनेटली। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 20% लाभ के विक्रय पर जो है बॉल पेन कितना बेचा जाए, ये सवाल है। ठीक है, तो 20% लाभ के विक्रय मूल्य पर 240 रुपये में, तो 240 रुपये में 90 बॉल अगर बेच रहे हैं, सही बात है, तो हमें अगर 96 रुपये में बेचे जाए तो यानी 96 रुपये इजकल टू वाट हो जाएगा। तो 90 इंटू 96, ये 96 ऊपर चल जाएगा, तो 96/240। ठीक है, अब इसको काट करेंगे, 9 0 0 कट गया, और ये हो गया आपका 12 7 12 8 96, 12 दूनी 24, 2 चौके 8, 4 9 36, यानी 96 रुपये में हम 36 को खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 बॉल बेच सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। एक विक्रेता जो है 225 रुपये की कलाई घड़ी खरीदता है और मरम्मत करके 15 रुपये खर्च करता है और 300 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ? 225 रुपये में खरीदा, 15 रुपये खर्च किया, तो कितना हो गया? 5 5 10, इधर चल 240। अब इसको बेच दिया 300 में, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो प्रतिशत में पहले अंतर कितना हुआ? 60 का। लाभ मतलब हमेशा नीचे छोटी संख्या होगी और परसेंटेज के लिए 100, तो ये 1 0, ये 1 0, 6 चौक 24, 4 का 12 25 बार में, तो 100, मतलब 25% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रमन के वेतन में 5% की वृद्धि हुई, तो वर्तमान वेतन 1806 है, तो पिछले वर्ष इसका वेतन क्या हो जाएगा, कितना था? अच्छा, तो 5% की वृद्धि हुई, उसके बाद 1806 रुपया हो गया, यानी 5% वृद्धि यानी 105 इजिकल टू 1806, तो 100 में के निकालना था पिछला वाला, तो 1806 इंटू ये 100 उधर चल जाएगा तो गुना में, और ये 105 भागा में आ जाएगा। ठीक है, 5 ये 21 बार में, 5 इधर 20 बार में, इधर 7 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 6 18, एगो 0, 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो गया, और 3 7 21। ठीक है, 7 8 56, हाँ कट जाएगा, 7 8 56 और 4 7 चौक 42, मतलब 86 हुआ, तो 86 इधर हो गया, कितना बनाए थे? अच्छा, 1806 को 105 से काटे, अब इधर 86 हो गया, कहाँ कन्फ्यूजन हुआ, फिर से बनाते हैं। रमन एक वेतन में 5% की वृद्धि हुई, यानी 105 वृद्धि होने के बाद कितना हुआ, तो याद रखना 1806 रुपया हुआ। अब 100 निकालना है, तो 1806 इंटू 100/105। ठीक है, इसको काटेंगे, तो 5 दूनी 10, अच्छा 20 था, ठीक ठीक ठीक, तो 86 गुना 20 था। ठीक है, तो 172 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ 20 था, वही नहीं देखे थे, तो ये 5 दूनी 10, ये 5 21 बार में, ये 21 बार में हो गया, इसको 86 बार में काट दिए, तो 86 गुना 20 तो हो गया 172, एगो 0, 1720, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुआ, 85% गणित में पास हुआ और 75% दोनों में पास हुआ। तो जो पास हुआ ना, एगो अंग्रेजी में 80, गणित में 85, इसको जोड़ देंगे तो 5 और 8 8 16 165। 75% लड़के दोनों में पास हो गया, दोनों में जैसे पास हो तो दोनों 75 वाला घटा देंगे। ठीक है, तो अगर दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में 0, इधर 9, 90 हो जाएगा। बचा कि 90 पास हुआ, बचा कितना? 10, तो 10% फेल हुआ। यहाँ बोल रहा है 10% 45 था, तो 100% कितना हो जाएगा? 450, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 200 मीटर की लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चल से एक पुल को पार करती है जो 55 सेकंड ले लेती है, 55 सेकंड लगता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो लंबाई यानी दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय होती है, तो चाल कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको छोटा करेंगे 5/18। अच्छा, इसे बनाते हैं। दूरी, दूरी कितना है? 200 मीटर,
और पुल की लंबाई नहीं पता, तो दूरी टोटल हो गया दूरी बटे चाल, यानी 36 को छोटा करके बनाते हैं 5/18, 18 दूनी 36 मतलब 5 दूनी 10, दूरी बटे चाल हो गया इक्वल टू समय 55 सेकेंड। ठीक है, ये 550 उधर चल जाएगा और 200 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 0 3 3 330 300 550 और 200 घटाएंगे, सॉरी 200 घटाएंगे तो 350 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। त्रिज्या R1 और R2 दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी जो है d है, सीधी समान स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी? तो यार ना यही हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये रख लेना। अंडर रूट फॉर्मूला होती है अंडर रूट d² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 कितने वर्ष में 882 हो जाएगा? 800 को कितने वर्ष में 882 हो जाएगा? तो 882 हो जाएगा, यानी मिश्र धन है 882 इजिकल टू 800 इंटू 5%, 105/100। टाइम कितना है नहीं पता, यानी टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 800 है वह इधर आ जाएगा, तो 882/800 इजिकल टू 105 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 21 बार में 5 20 बार में 21/20, और ये टाइम ऊपर में हो जाएगा। तो ये भी किसी का ना किसी का स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको आधा करेंगे 441, इसको आधा करेंगे 400, तो 441 किसका स्क्वायर 21, और ये 420 का, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बेस और बेस मजबूत हो गया, कट गया, तो टी इक्वल टू कितना बचा 2। ऑप्शन नंबर बी 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ सवाल पूछ रहा है कि 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत क्या था? जो आय था ना वह आय कौन वाला था, डॉट 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 जो है वही वाला। तो सबको जोड़ेंगे 5 7.25 5.25 8.75 और 4.25, सबको जोड़ने के बाद मेरा कितना आया? तो याद रखना सबको जोड़ने के बाद मेरा आया लगभग 30.75 आया, 30.75। अब इसका वो एवरेज निकालने बोल रहा है, मतलब 5 से भाग दे देंगे, तो 5 और 30 5 5 5 5 मतलब 6.25, मतलब 6.15 एगो राइट आंसर 6.15 आया, 6.15। अच्छा, ये हज़ार में है क्या? क्वेश्चन 1000 में बोल दिया, अगर है तो राइट आंसर हो जाएगा। हाँ ठीक 1000 में ही है, यहाँ 1000 में है, यानी 6.15, यानी 6.15 को 1000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6150। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। व्यक्ति को आय रेंज मतलब सबसे ज़्यादा जो जितना है और सबसे कम जितना है उसका अंतर। सबसे ज़्यादा कितना है 8.75, सबसे कम कौन वाला है 4.25, इसको घटाएंगे, ये 50 इधर 4, तो 450, ये 1000 में था मतलब 45, 1000 में पूछ रहे हाँ, तो ये हो जाएगा 4500। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैथ हम लोग टोटल 30 सवाल देख लिए हैं। ठीक है, और अब 30 सवाल हम लोग रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का देखेंगे। सबसे पहले यहाँ सवाल 71 नंबर और 30 सवाल बचा होगा। ठीक है, संख्या इतना को प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मूल संख्या की तुलना में कितने अंक जो है अपरिवर्तित रहेगी? तो बाएं से दाएं मतलब हमें नंबर के आधार पर रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पहले इसी को लिख लेते हैं 7 7 1 4 8 3 5 6। अब सबसे पहले नंबर कौन आएगा 1 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, उसके बाद फिर 6, फिर 7, फिर 8, यही आएगा। कौन वाला जो है मैच कर जाता है, कौन वाला मैच करता है? तो बिल्कुल एक ही मैच करता है, यहाँ 4 और 4। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक मैच करता है। अगला सवाल, क्षमता जो है गरीब आदमी का धन है, क्षमता गरीब आदमी का धन है, कौन वाला निष्कर्ष निकाल रहा है? सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि गरीब व्यक्ति के पास क्षमता है तो वह धन अर्जित कर सकता है, ये बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। जो आधार ये बोल रहा है उसके हिसाब से गरीब आदमी के पास अगर क्षमता है तो वह अर्जित कर लेगा धन। दूसरा बोल रहा है कि धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होते, हमेशा नहीं, ये कोई जरूरी नहीं, इसका जिक्र कहाँ किया गया? हमेशा हो सकता है लेकिन क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया है। गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम, ये भी जिक्र नहीं किया है। गरीब व्यक्ति के पास धन कमाने की क्षमता होती है, ये भी जिक्र नहीं किया है। केवल एक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, वही सही है। अगला सवाल, दिए गए चित्र में कितने आया थे, कितना चित्र में आया था? एगो ये वाला, एगो ये वाला और एगो टोटल वाला, 3 गो। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो कपास
ढूंढेंगे, कपास ढूंढेंगे ना, उसके बाद धागा बनाएंगे उसको, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद फैब्रिक बनाएंगे, उसके बाद शर्ट पीस कट पीस करेंगे और फिर शर्ट बना देंगे लास्ट में 4। तो 5 2 3 1 4, 5 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व की दिशा की ओर चलती है। 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है, फिर 90 किलोमीटर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मुड़ जाती है। 90 किलोमीटर जो है, अच्छा पूर्व की दिशा मतलब यहाँ से शुरुआत किया यहाँ तक, फिर 90 किलोमीटर जो है आपका उत्तर की ओर यानी सुई के विपरीत दिशा की ओर। तो इधर जाएगा, इधर अगर जाएगा तो गलत हो जाएगा, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है मतलब इधर ही जा रहा है, तो 90 मतलब ये खड़ा डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री है। अब बोल रहा है कि अब जो है आप 15 किलोमीटर यहाँ से इतना दूर तक चला। अब वहाँ पर बोल रहा है कि उसके झील तक लघुत्तम दूरी यानी मिनिमम दूरी कितना है यहाँ से यहाँ, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ दे। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 279। किसका स्क्वायर है 17 का, 17 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रीजनिंग का, दिए गए आकृति में कौन सा है दर्पण और जल प्रतिबिंब दोनों की मूल आकृति के समान बताया जा रहा है, कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो दर्पण की मूल आकृति, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। रमेश एक डॉक्टर बनने की इच्छा रखता है। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के अच्छे अंक प्राप्त होने चाहिए। प्री मेडिकल परीक्षा के लिए प्री बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक की प्राप्त होनी चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में उच्चतम अंक भी अर्जित किया है और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, मतलब शीर्ष स्थान लाया है। तो कौन सा निष्कर्ष जो है आपका सही बता रहा है। ऑप्शन यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग कथन पढ़ लिया, अब ऑप्शन देखेंगे। रमेश जो बता रहा है वह रमेश जो है स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर स्वर्ण पदक का कहीं जिक्र नहीं किया, ये गलत है। रमेश डॉक्टर बन जाएंगे और अपना स्वयं और बहु विशेषता अस्पताल, इसका भी जिक्र नहीं किया। रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्राप्त कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सारी जगह प्रथम स्थान प्राप्त किया था। टॉपर होने के नाते रमेश इंजीनियर बनने का, अच्छा इंजीनियर का तो जिक्र नहीं किया, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 केवल सही है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला सवाल। अच्छा, बुक को रीड कर दिया तो स्पीच को क्या करेंगे। बुक जो है आपका रीड से संबंधित है, तो स्पीच किससे संबंधित है, तो याद रखना स्पीच जो है, स्पीच जैसे बुक को हम लोग पढ़ते हैं तो स्पीच हम लोग सुनते हैं, तो लिसन। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। ठीक है, कोमल जो है श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनल श्री कमल की बेटी है। लिखते हैं कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है, यानी बेटी यानी इसमें माइनस लिखेंगे, और सोनम जो है वह कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा की पत्नी है, यदि, अच्छा सोनम जो है श्री कमल की बेटी है, सोमल बेटी है किसका, श्री कमल की, ये कोमल है। ठीक है, कमल की बेटी। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा की पति है, सुमन कौन है, ये वाला सुमन। अब यहाँ बोल रही है कि यदि राजा राम सुमन के ससुर है, सुमन के ससुर, अगर ससुर यानी इसका एक पति होना चाहिए और पति का क्या होगा, पापा, ससुर, तो ससुर हो जाएगा आपका सुमन राजा राम, ससुर हो जाएगा, प्लस लिख देते हैं क्योंकि पुरुष है, और सुरेखा की पति है यानी सुरेखा की पति है यानी ये इसकी सासू माँ है, जो उनके एकमात्र बच्चे कमल है। अच्छा, तो ये बेटा हो जाएगा, ये पति हो जाएगा, ये पत्नी हो जाएगा, ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों की बेटा ये, और ये इसका, ये दोनों का सुमन जो है पुतोहू हो जाएगी।
अब यहाँ बोल रहा है कि कोमल सोनम से कैसे संबंध है। कोमल जो है सोनम से कैसे संबंधित है, ये सोनम से, तो बिल्कुल ये पति पत्नी है, ये दोनों भाई बहन हो जाएगा ना, ये सॉरी बहनें हो जाएगी ना, तो बहनें हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा बहन। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा सवाल यहाँ से बनेगी कौन सा हमें जो है प्लस को माइनस करेंगे, भागा को गुना करेंगे, आपस में बदल देने से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसे सवाल हमेशा नीचे से लेना, ऑप्शन 4 से। ठीक है, चलिए तो 17 है, नहीं ये वाला नहीं होगा, ठीक है, चलिए तो 17 है, 17 को प्लस 7, तो प्लस को माइनस कर दिया 7। ठीक है, फिर भागा को गुना कर दिया 2। ठीक है, माइनस को माइनस ही रखने दिया 21, और गुना को गुना ही रखने दिया 3। 21 दिया कितना हो जाएगा, अच्छा गुना को भागा कर दिया, सॉरी ये भागा है, 3 7 21, ये प्लस को माइनस को प्लस कर दिया था, 3 7 21, ये हो गया आपका 7 दूनी 14 माइनस 17, ये प्लस 7, तो ये हो गया आपका 17 में 7 जोड़ दिए, तो 7 और 7 14, 24 हो जाएगा, माइनस 14 यानी 10 हो जाएगा, तो बिल्कुल 10 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में इस प्रकार सजा जाए कि ए के बाद जेड, बी के बाद वाई आए, तो श्रृंखला में बाईं तरफ से 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। यानी जो है ना, ए के बाद जेड है, जस्ट उसका उल्टा, बी के बाद वाई है तो सी के बाद एक्स हो जाएगा, डी के बाद डब्ल्यू हो जाएगा, फिर ई के बाद भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहा। अब बोल रहा है कि बाईं तरफ से 9वां अक्षर कौन हो जाएगा, तो बाईं तरफ से 9वां अक्षर इधर बायां है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ई हो जाएगा। तो बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखा जाए तो डिफेंस को EDA इतना कहा, डिफेंस को इतना कहा, तो रेवेंज को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो डिफेंस, डी को ई बोला, मतलब ABCDE एक जोड़ दिया, EF ABCDE, अच्छा तो यहाँ ई है उसको डी कर दिया, मतलब एक इधर से जोड़ दिया, एक इधर से जोड़ा एक इधर से, फिर आ रहा है उसके बाद एफ को एच जोड़ दिया, यानी EFGH यानी 2 जोड़ा, इधर से 2 जोड़ा, फिर यहाँ बोल रहा है ई को फिर सी बना दिया, ABCDE मतलब 2 इधर से जोड़ दिया। ठीक है, समझ गए रेशियो, एक इधर से जोड़ रहा है एक इधर से, 2 इधर से 2 इधर से, फिर ऐसे ही रेशियो चलेगा, 3 इधर से 3 इधर से, 4 ऊपर से। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देखेंगे तो समझ गया। सबसे पहले R है, फिर E है, V है, E है, N है, G है और E है। अब R को क्या बना दिया गया, तो R को हम 1 जोड़ेंगे तो S हो जाएगा, E जो है 1 घटाएंगे तो D हो जाएगा, V में 2 जोड़ेंगे तो X हो जाएगा, E में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, N में 2 जोड़ेंगे तो Q हो जाएगा, ये 3 जोड़ेंगे, फिर G में 3 घटाएंगे तो D हो जाएगा, और E में 4 जोड़ेंगे तो I हो जाएगा। ठीक है, तो SGSDXCQDI ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कौन सा कथन जो है शामिल नहीं है, मतलब कौन सा कथन जो है यहाँ पर दिया गया, जो पाँच 4 जो दिए गए हैं, ये चारों में से कौन सा एक अलग है। तो बिल्कुल देखा जाए तो चंबल एक अलग है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंबल को छोड़कर सारे नदी एक हिमालयन नदी है, तो चंबल एक राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो जो है अपनी श्रोता के आधार पर चलती है, तो फिल्म किस आधार पर चलेगी, दर्शक के आधार पर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु से 1/3 था, अब विनय की आयु अगर 17 वर्ष है, तो अगर विनय की आयु 17 वर्ष, 5 वर्ष पहले जो है इसका विनय की आयु कितना था, 12 वर्ष,
अब विकास की आयु जो है आपका इससे 3 गुना था, तो विकास की आयु इससे 3 गुना, तो भारतीय 36 हो जाएगा। अब 36 उस टाइम था, अब कितना हो जाएगा, 5 साल जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, आसानी से बन गया। राम और श्याम 23 बच्चों की एक कक्षा में क्रमशः 13वें और 14वें क्रम पर है, अंत में उनका क्या क्रम होगा। तो 23 टोटल बच्चे हैं, -13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से 1 जोड़ देना है, क्योंकि 23 और 13 दोनों एक ही साथ आ गया, तो ये हो जाएगा 11, पहला वाला 11 हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका, फिर 23 जोड़ माइनस करेंगे 14 से, कितना हो जाएगा 9, और फिर एक इसमें भी जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब 11 और 10, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 16 भागा को क्या कर दिया, तो याद रखना है भागा को जो है, भागा को गुना कर दिया 8, माइनस को क्या कर दिया, तो यार ना प्लस कर दिया 12, फिर प्लस को क्या कर दिया, प्लस को भागा कर दिया 6, और गुना माइनस कर दिया है 8। ठीक है, इसको काटेंगे 6 दूनी 12, इसको गुना करेंगे तो 16 8 128 हो जाएगा, +2 -8 130 -8 122 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 88 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े जो है सही रूप में नदी और झील को निरूपित करता है, कौन सा सही है। तो याद रखना है, जैसे नदी और झील निरूपित कर रहा है, वैसे ही काली और स्याही ये गलत है, समुद्र और नगर ये भी गलत, सट और अस्कट हाँ ये सही हो सकता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों पानी से संबंधित हैं, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह नदी और झील दोनों पानी से संबंधित था, उसी तरह सट और अस्कट दोनों कपड़ा से संबंधित था, उसी तरह। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, अगला सवाल ABCDEFG, यहाँ जी होगा, उसके बाद हो गया आपका DEFGHIJK, लास्ट में के हो जाएगा, IJ हो जाएगा, सॉरी IJ, तो 2 को मिल गया G और J, अब मिलना है बीच वाला LM, नहीं बीच वाला तो नहीं मिल रहा है, अच्छा रुकिए क्या हो रहा है यहाँ देखिए ठीक से, ए के बाद बी आया, मतलब एक भी नहीं छोड़ा, फिर बी के बाद डी आया, यानी 2 छोड़ दिया, BCD, एक मतलब जोड़ सकता है या 2 जोड़ सकता है, एक छोड़ दिया, 2 जोड़ा, BCD 2 हो गया। अब डी को कितना जोड़ेंगे, तो 3 ABCD, ठीक है, तो DEFG, हाँ तो जी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, J वाला। नेक्स्ट आते हैं, पहाड़ को हवा कहा गया, हवा को पानी, पानी को दवा, तो बोल रहे यहाँ की चंद्रमा को सूर्य कहे तो डॉक्टर जो है मरीज को क्या देता है, तो डॉक्टर मरीज को क्या देता है, दवा देता है, तो दवा को क्या कहा गया था, चंद्रमा, तो चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, महिला का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा कि इसके पति जो है मेरे पिता के इकलौते लड़के यानी मेरा भाई है, तो महिला का मोहन से क्या संबंध है, भाई का संबंध है। नेक्स्ट आता है, एक सांकेतिक भाषा को 456 का अर्थ है आम मीठा है, 375 का अर्थ है आम नारंगी है, 364 का अर्थ है नारंगी मीठा है। अच्छा 455 और 375 ये दोनों में क्या कॉमन है, तो एक चीज़ कॉमन है क्या, 5, तो हिंदी में भी कुछ कॉमन होगा, 456 में आम मीठा है, आम नारंगी है, आम और नारंगी है, तो आम यहाँ नारंगी है, मतलब 5 का मतलब आम हो गया, दोनों कॉमन था ना दोनों साइड। अब यहाँ पर बोल रहा है 375 और 364, 375 में आम और नारंगी मीठा है, यहाँ क्या मैच कर रहा है दोनों में, तो यहाँ दोनों में 3 3 मैच कर रहा है, मतलब यहाँ
हिंदी में भी नारंगी नारंगी मैच कर रहा है, तो 3 का मतलब हो गया नारंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है और का मतलब क्या हो गया, तो और जो है और का मतलब क्या हो जाएगा, तो और का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 5 भी नहीं होगा। और किस पर है, और है आपका 3 7 5 पर, 3 7 पर, 5 पर भी नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, दोनों निकाले तो 7 बच गया, तो और का मतलब हो गया 7। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इंग्लिश शब्द में ऐसे कितने जोड़ें जिनमें उतने ही अक्षरों की दूरी जिसके वर्णमाला में स्थित है। कितना जोड़ें, तो यार ना इंग्लिश EFGHI एगो मिल गया, MNOPQRS नहीं मिल रहा है, NGHI हाँ एगो मिल गया, JK नहीं, LMNOIJKL नहीं, 2 गो मिल रहा है, तो बिल्कुल 2 गो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 2 मिल रहा है। अगला सवाल, किरण जो है समीर से बड़ा है, किरण जो है ना समीर से बड़ा है लेकिन प्रमोद से छोटा है, तो प्रमोद यहाँ हो जाएगा। राम श्याम से बड़ा है, समीर बड़ा है राम से, तो राम जो है ना समीर बड़ा है राम से, तो राम जो है आपका श्याम से बड़ा है, तब ना समीर से बड़ा हो जाएगा, समीर बड़ा हो जाएगा राम से, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, श्याम हो जाएगा ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर दिशा की ओर 12 मीटर चलने के बाद राम दाहिने मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो उत्तर की दिशा की ओर 12 मीटर चला, फिर दाहिने मुड़ा 10 मीटर चला, फिर वहाँ से दाहिने मुड़ा 12 मीटर चला, अब वह दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा और 5 मीटर गया। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर, यहाँ टोटल कितना था, 10 था, 10 और 5 15 हो जाएगा, 15 और पूर्व दिशा की ओर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शब्दों को हमें तर्कसंगत के आधार पर बताना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो यार ना सबसे पहले हमें कंधा उंगली कलाई कोहनी हथेली, सबसे पहले सबसे सार्थक तरंग, अच्छा सबसे पहले क्या आएगा, उंगली आएगा, फिर हथेली आएगा, फिर कलाई आएगा, ठीक है कलाई आएगा ना, हाथ की कलाई, उसके बाद क्या आएगा, फिर कोहनी आएगा, उसके ऊपर में कंधा आएगा, लास्ट में कंधा आएगा, ठीक है मतलब हाथ की ओर से लिया गया, तो 5 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 1 2 3 में कौन सा ये जो है ना छिपा हुआ है, कौन सा छिपा हुआ है, तो बिल्कुल ये जो छिपा मतलब इससे ये कौन सा बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, QR की माँ है, PQ का पति है, P जो है ना Q का पति है, पति जैसे पति पत्नी तो डबल क्लिक देना है, ये प्लस पति पुरुष हो जाएगा। SR का भाई है, S जो है ना R का ये भाई है, भाई बहन में एक ही क्लिक लगाना है, S जो है R का भाई, ये भाई हो जाएगा, ठीक है भाई मतलब पुरुष हो जाएगा। P का S से क्या संबंध है, तो पिता पुत्र है ना, तो का जिस पर लगेगा वही सुनेगा, तो P का यानी ये सुनेगा, क्या सुनेगा, ये इसको क्या बोलेगा, पापा बोलेगा, मतलब पिता, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कुछ गिलास चम्मच है, गिलास चम्मच है, कुछ बोतलियाँ तो कुछ ही टच करना, सभी चम्मच जग है, सभी चम्मच जो है जग है। अब यहाँ बोल रहा है सभी जग गिलास है, सभी जग जो है गिलास है, बिल्कुल नहीं, ये पहला गलत हो जाएगा। कुछ चम्मच जग है, कुछ चम्मच जो है ना जग है, बिल्कुल सही है, केवल 2 सही है, ऑप्शन देखते हैं, केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के पहला लेक्चर का अंतिम सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से हमें अर्थ के आधार पर जो शब्दों के अर्थपूर्ण हिंदी अंग्रेजी शब्दों के रूप में माने गई शब्द अक्षरों की संख्या स्वर व्यंजन के आधार पर शब्दों की समूहीकृत नहीं किया जाना चाहिए, उस आधार पर हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि यात्रा जो है, यात्रा करना वह सैर करना जैसे है, यात्रा और सैर। अवलोकन यानी देखना, ढोना यानी उठाना, पास यानी दूर, तो ये यात्रा करना यानी सैर करना सही है। अवलोकन यानी किसी चीज़ को अवलोकन यानी देख रहे हो, दोनों भी सही। ढोना यानी सामान उठा रहे हो, पास यानी पास तो सामने हो जाएगा, दूर यानी डिस्टेंस हो जाएगा, ये अपोजिट हो गया ना, तो चौथा नंबर वाला गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका आंसर शुरुआत होती है, ये सारे जो है PDF के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में जरूर विजिट कीजिएगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज जो किरण पब्लिकेशन जो रेलवे NTPC CBT 1 जो 2025 का सेट प्रैक्टिस नंबर पहला था, ठीक है, तो पहला सेट प्रैक्टिस हम लोग देख लिए हैं, स्टेज
ऑनलाइन जो है आपका CBT 1 परीक्षा का पहला सेट प्रैक्टिस हम लोग देख लिए हैं। प्रैक्टिस वर्कबुक हल प्रश्न पत्र सारे हम लोग देख लिए, ठीक है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 25 टोटल सेट प्रैक्टिस है, सारे हम कराएंगे, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा। अब भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर खोजने से मिलने में समस्या होगी, तो अभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।